हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपने पढ़ा है एल्किल हैलाइडों की डिग्री के बारे में। ठीक है, एल्किल हैलाइडों की डिग्री के बारे में। तो एल्किल हैलाइडों की डिग्री कैसे पता करेंगे आप? एल्किल हैलाइडों की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है कि हैलोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, यदि वह कार्बन फर्स्ट डिग्री का होगा तो पूरा जो एल्किल हैलाइड होगा वो फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा, और यदि वह कार्बन सेकेंड डिग्री का होता है या होगा तो जो एल्किल हैलाइड होगा वो सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा, और यदि वह कार्बन थर्ड डिग्री का होगा तो एल्किल हैलाइड थर्ड डिग्री का होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको डिग्री ऑफ एल्कोहलों की डिग्री पता करनी है तो आपको देखना है कि OH, एल्कोहल जानते हैं ना, कि जब कभी COH बॉन्ड पाया जाए, इससे कार्बन और OH के बीच बॉन्ड पाया जाए, एल्कोहलों में आप लिख सकते हैं ऐसा कि एल्कोहलों में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? COH प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, प्रकार का बंध पाया जाता है। तो जब कभी भी कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बन जाए तो वो एल्कोहल होगा। और अगर एल्कोहलों की डिग्री पता करनी है तो आप देखें कि OH समूह किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर वह कार्बन फर्स्ट डिग्री का होगा या होता है तो एल्कोहल क्या होगा? फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल होगा। और यदि वह कार्बन सेकेंड डिग्री का होगा तो एल्कोहल सेकेंड डिग्री का होगा। और यदि वह कार्बन थर्ड डिग्री का होगा तो एल्कोहल भी क्या होगा? थर्ड डिग्री का होगा। जैसे आप यहां देखें, देखो ये OH समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन फर्स्ट डिग्री का है। क्यों? क्योंकि वह कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ ये फर्स्ट डिग्री का है, ये भी देखें आप, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का है तो पूरा एल्कोहल फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल होगा। आप यहाँ देख लें, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का है तो पूरा एल्कोहल फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल होगा। इसी प्रकार यदि आप सेकेंड डिग्री का एल्कोहल पहचाने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस कार्बन की डिग्री देखनी पड़ेगी जिसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है। आप यहां देखें, ये कार्बन जो है सेकेंड डिग्री का है तो ये एल्कोहल सेकेंड डिग्री का होगा। इस कार्बन को देखें आप, यह कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंड डिग्री का है तो ये एल्कोहल सेकेंड डिग्री का होगा। यहां देख लें आप, ये भी कार्बन सेकेंड डिग्री का है तो एल्कोहल सेकेंड डिग्री का होगा। आप यहां देखें थर्ड डिग्री का एल्कोहल क्या होगा कि जब एल्कोहल जो है OH समूह, जब OH समूह थर्ड डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हो। जैसे देखें एग्जांपल, ये कार्बन थर्ड डिग्री का है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये थर्ड डिग्री का एल्कोहल होगा। आप इसका देखिए कार्बन, ये कार्बन देखें आप, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो ये कार्बन थर्ड डिग्री का है, ये कार्बन थर्ड डिग्री का है तो एल्कोहल किस डिग्री का होगा? थर्ड डिग्री का होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इस प्रकार का एल्कोहल, ये किस डिग्री का एल्कोहल होगा? ये फर्स्ट डिग्री का होगा क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ा है ना, एक कार्बन से, ये फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस डिग्री का एल्कोहल होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड डिग्री का होगा क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट इनसे जुड़ा हुआ है, वो फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, एल्कोहल फर्स्ट डिग्री का होगा। आप इसकी बात करें, ये कार्बन, तो ये कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, उधर भी, तो ये एल्कोहल सेकेंड डिग्री का होगा। मान लीजिए, देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन यही बन जाए कि अगर इस प्रकार से हो जाए,
OH और यहाँ कार्बन लग जाए तो ये किस डिग्री का हो जाएगा? तब ये थर्ड डिग्री का हो जाएगा। ये तीनों थर्ड डिग्री में आ जाएंगे। बेहतर एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ठीक है, इसको लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ एल्कोहल पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे क्या? डिग्री ऑफ एमीन्स, एमीनो की डिग्री के बारे में। तो ध्यान दीजिए आप, एमीनो की अगर आपको डिग्री देखनी है तो एमीनो की डिग्री का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्ट कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं। नाइट्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि नाइट्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है, इस आधार पर एमीनो की डिग्री का निर्धारण नहीं किया जाता। एमीनो की डिग्री का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्ट सीधे कितने परमाणु जुड़े हैं। और सबसे पहले आप जानिए कि एमीन होते क्या है। एमीन जो होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न। ध्यान दीजिए आप, एमीन जो होते हैं NH3 के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न शब्द का मतलब क्या है कि अगर आप अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के द्वारा हटाते जाएं या एल्किल समूह मान लो मेथिल एथिल इन सब से हटाते जाएं, जैसे एक मेथिल चला जाएगा, दो मेथिल चला जाए, तीन मेथिल चला जाए, तो उसी हिसाब से एमीन बन जाते हैं। और कितना एल्किल समूह प्रवेश कर रहा है, कितने एल्किल समूह प्रवेश कर रहे हैं, उसी के आधार पर इनकी डिग्री बनती है। जैसे अगर एक ही मेथिल चला जाए वहां पे एक मेथिल चला जाए तो आपको मिलेगा CH3NH2। अगर यहाँ पे एक H हट जाए, मान लो मेथिल चला जाए, तो आपको मिलेगा CH3NH2। अगर दो मेथिल चला जाए तो आपको मिल जाएगा CH3 ट्वाइस NH हो जाएगा, क्योंकि जब दो मेथिल जाएगा तो दो H को हटाएगा। तीन चला जाए तो CH3 तीन बार हो जाएगा और N। तो ये सभी अमोनिया के व्युत्पन्न है और ये सभी के सभी एमीन है। ये सभी क्या है? एमीन। और ध्यान दें, ये अमोनिया के व्युत्पन्न है जिनका नाम एमीन है। अगर इनकी डिग्री पता करनी है तो आपको देखना है कि N के साथ में डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया, अगर नाइट्रोजन के साथ में डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री एमीन। अगर डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंड डिग्री एमीन, डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़े हैं थर्ड डिग्री एमीन। या एक तरीका और भी होता है, जैसे आपको पता है NH3 होता है, अगर एक H हट जाए तो समझ लो फर्स्ट डिग्री। अगर ये भी ठीक तरीका है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं कि NH3 है, अब वही H हटेगा तो एमीन बनेंगे। अगर एक ही H हट रहा है तो फर्स्ट डिग्री एमीन, दो H हट रहा है तो सेकेंड डिग्री एमीन, तीनों H हट जाए तो थर्ड डिग्री एमीन। ऐसा भी आप देख सकते हैं, ये भी तरीका है देखने का, ठीक है, जो भी अच्छा लगे आपको। अब देखो ध्यान से, यदि नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो तो फर्स्ट डिग्री एमीन होगा। एक H हटा है तो फर्स्ट डिग्री एमीन है। या ऐसा बोलो कि N के साथ में डायरेक्ट एक ही कार्बन है, ये भी एक ही कार्बन डायरेक्ट, हालांकि ये दो कार्बन है लेकिन इनमें से एक ही कार्बन N के साथ सीधा जुड़ा रहेगा। ये है दो कार्बन, इसको अगर आप बनाएंगे सही से तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। ये इन दोनों कार्बनों में से केवल यही कार्बन इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है, ये कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री का ही होगा, फर्स्ट डिग्री एमीन। इसकी बात करें, तीन कार्बन लेकिन यही जुड़ा है इनसे, तो फर्स्ट डिग्री एमीन। आप देखें यहां पे भी तीन कार्बन है लेकिन इनके साथ में केवल ये जुड़ा है, तो N के साथ में केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी फर्स्ट डिग्री होगा। यहां भी वही हाल है, इनके साथ में केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन है। यहां भी वही हाल है, इनके साथ में केवल ये एक ही कार्बन है, ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन है। समझ पा रहे हैं आप?
आप आराम से पहचाने एमिनो की डिग्री को। यहां देखें आप, यानी के साथ में 2 कार्बन है। इधर देखें आप, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन, हालांकि ये 2 कार्बन है, इनमें से कोई एक ही कार्बन यानी के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। ये भी सेकेंड डिग्री है, ये भी सेकेंड डिग्री है। यहां देखेंगे आप, ये भी सेकेंड डिग्री होगा, ठीक है। अब देखें तृतीयक एमीन, थर्ड डिग्री एमीन क्या है? यदि नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हो, जैसे देख लें आप, ये 3 कार्बन रहेंगे ना, यानी के साथ में CH3 3 बार रहेगा, तो यानी के साथ में 3 कार्बन रहेंगे। यहां आप देखें, एक कार्बन इधर है, इनमें से 2 कार्बन है लेकिन एक ही कार्बन यानी के साथ जुड़ा डायरेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 2 कार्बन लेकिन इनमें से एक ही कार्बन यानी के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, सीधे जुड़ा रहेगा, बाकी एक उससे दूर रहेगा, ठीक है, कार्बन से रहेगा, बल्कि यन से ना होकर कार्बन से जुड़ेगा। तो यही है कि ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद की जो हेडिंग होगी वो आपको पढ़ाया जाएगा डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान दो आप, डबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको IMP कर लेंगे थोड़ा सा, एग्जाम से वगैरह में बहुत बेहतर प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बोर्ड में पूछेगा, मतलब अच्छी पॉइंट है। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में DU, ठीक है। इसके और कई नाम है, ठीक है। इसको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये 2 नाम इसके हैं, और नाम भी फेमस है, लेकिन पहले आप समझो फिर मैं लिखवाता हूं आराम से। देखो, ज्यादा फेमस तो इसी नाम से है, DU के नाम से, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या है पता है? देखो, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन यदि आपको, देखो अनसैचुरेशन यदि आपको समझना है तो होता क्या पता है? डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कहते किसे हैं? यदि कोई भी ऐसा यौगिक हो, यदि ऐसा बोले, यदि किसी भी यौगिक को खुली श्रृंखला वाले संतृप्त यौगिक में, खुली श्रृंखला वाला मतलब ओपन चेन होना चाहिए, और सभी के सभी कार्बन के बीच कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। आप समझे? कोई भी यौगिक हो, यदि उस यौगिक को खुली श्रृंखला वाले संतृप्त यौगिक में बदलने के लिए H2 के जितने मोल, H2 के जितने मोल या जितने अणु की आवश्यकता होती है, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? DU। कोई भी ऐसा यौगिक हो या कोई भी यौगिक जिसको खुली श्रृंखला वाले संतृप्त यौगिक में बदलने के लिए H2 के जितने मोल की आवश्यकता होती है, जितने अणुओं की आवश्यकता होती है, वही उस अणु का क्या होता है? DU। ये कभी भी ध्यान दो, DU का निर्धारण हमेशा करते हैं किसमें? या तो मतलब कि डबल बॉन्ड्स वगैरह हो, रिंग्स वगैरह हो, उन्हीं में DU पता करते हैं। पता लगा डबल बॉन्ड नहीं है, ओपन चेन केवल है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे DU नहीं पता कर सकते। जैसे अगर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त यौगिक है और ओपन चेन है, ओपन चेन है, संतृप्त यौगिक है, तो वहां पे आप DU पता नहीं करेंगे। DU पता करने के लिए डबल बॉन्ड्स का होना जरूरी है या रिंग्स या दोनों का होना जरूरी है। या तो डबल बॉन्ड रहे, पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, या तो रिंग का होना जरूरी है, या तो रिंग भी रहे और पाई बॉन्ड भी रहे, दोनों का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। पहले आप इसको समझे। देखो, जैसे देखो, जैसे आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन मान लो है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक अणु है, ये खुली श्रृंखला है,
3 कार्बन की खुली श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, 3 कार्बन की खुली श्रृंखला रखूं और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड रखें। ये 3 कार्बन की खुली श्रृंखला है, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे भी 3 कार्बन की खुली श्रृंखला है और यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आप डी का निर्धारण इसमें कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, इसमें नहीं पता करेंगे, इसी में तो बदलना है। इस यौगिक को, कोई भी ऐसा यौगिक हो, उसमें कार्बन देख लो, जितने भी कार्बन रहे सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड यदि है तो उसमें डी नहीं पता करेंगे। यदि डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स वगैरह हैं तो उसको, उसी का जितने कार्बन वहां पे हैं, कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें डबल बॉन्ड्स वगैरह हो या पाई बॉन्ड्स कह दो या रिंग्स वगैरह हैं, उसी को, उसी के जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन वाले खुली श्रृंखला वाले यौगिक में बदलना है। जितने कार्बन वहां हैं उतना ही कार्बन खुली श्रृंखला का यौगिक बना लो और सबके भी सिंगल बॉन्ड रख लो। अब आप देखिए कि वहां कितना H2 यूज हुआ है। अब कैसे पता करेंगे H2 कितना यूज हुआ है? आप H2 की संख्या गिन लो ना, आप हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, उस हिसाब से देखो। अगर इसमें, उस हिसाब से देखिए कि अगर जिसमें पाई बॉन्ड्स वगैरह हैं, रिंग्स वगैरह हैं, वहां पे उतना H2 जोड़ दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त यौगिक में। समझो ध्यान से, याद देखो। जैसे ये देखिए, आप इसी को समझे, जैसे इसमें क्या है, डबल बॉन्ड्स है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स है, तो आप देखो इसमें H में ही अंतर है, H की संख्या में ही अंतर है, कार्बन की संख्या समान। H की संख्या देखो कितना है यहाँ पे, 3 और 2 5 1 6, यहाँ पे देखो 8 है। तो आप क्या करेंगे पता है, अगर इसी में एक H2 जोड़ दो तब जाके यहाँ भी H की संख्या बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आप यही H2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ जितनी H की संख्या है उतनी H की संख्या यहाँ भी हो जाएगी, और यही इसका क्या होगा, Du। जब आप H2 एक जोड़ोगे, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसमें, और यही इसका क्या होगा, जितना आपने H2 जोड़ा है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यही इसका क्या हो जाएगा, Du। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन Du या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। देखो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अगर हाइड्रोजन की कमी हो, कितने H2 की कमी है। अच्छा, सबसे पहली बात, आप कब जानेंगे कि यहाँ H2 की कमी है, कब जानेंगे यहाँ H2 की कमी नहीं है? सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी एल्केन है, एल्केन, उसमें H2 की कमी नहीं होती है। ये जान लीजिए आप कि कार्बन कार्बन की अगर खुली श्रृंखला है तो उसमें आप H बढ़ा ही नहीं सकते। खुली श्रृंखला और सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन की ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, और जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो वहां आप H2 की संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते वहां से, लेकिन यहाँ पे कम करने वाली बात नहीं हो रही। आपको बताया, मतलब कि आपको ये बताना है कि कितना H2 जोड़ेंगे आप, H2 जोड़ना है। तो H2 जोड़ने के लिए देखो ध्यान से, या तो पाई बॉन्ड्स वगैरह आने चाहिए, या तो पाई बॉन्ड्स वगैरह होना चाहिए, या तो बंद श्रृंखला होनी चाहिए। अच्छा, कैसे पता, मतलब कि कैसे पता करें कि बंद श्रृंखला में H2 की कमी है? जो, ध्यान दीजिए आप, जो एल्कीन होते, एल्कीन, एल्कीन, उनका मतलब उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना होता है, और उसमें जो है अब डबल बॉन्ड रहता है ना, समझ लो कि डबल बॉन्ड्स वगैरह, अगर पाई बॉन्ड्स वगैरह आ जा रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग जो है कि यहाँ पे जो है H2 की कमी है। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है और खुली श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है, खुली श्रृंखला है, तो समझ लो वहां H2 की कमी नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है और वो बंद श्रृंखला है तो समझिए वहां पे H2 की कमी है। अब कितना H2 की कमी है वही आपको जानना है, और उसी को आप Du बोलेंगे, उसी को उसका क्या बोलना है, Du की गणना कभी भी एल्केन के लिए नहीं करना है, एल्कीन के लिए, साइक्लो एल्केन के लिए, साइक्लो एल्कीन के लिए, इन सब के लिए किया जाता है, एल्काइंस वगैरह के लिए
अच्छा देखो ध्यान से, आप एक चीज जान लीजिए कि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, इन दोनों का जो अणुसूत्र होता है समान होता है। क्या होता है आप जान, एल्कीन और साइक्लोएल्केन। जैसे मान लो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कब कहना है पता है ना, कि जब 3 कार्बन की बंध श्रृंखला हो और सिंगल बॉन्ड हो, ये आपका साइक्लोप्रोपेन। आप एच लगा लो, यहाँ पे भी 2 एच चाहिए, यहाँ पे भी 2 एच चाहिए, यहाँ पे भी 2 एच चाहिए। C3H6, C3H6 मतलब बोल सकते हैं कि CnH2n, CnH2n। आप ये जानते रहिए कि एल्कीन और साइक्लोएल्केन, इन दोनों का अणुसूत्र परस्पर क्या होता है, समान होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने प्रोटीन कहा, और ये भी कंडीशन है, और ये भी कंडीशन है कि बंध श्रृंखला बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। 2 कार्बन की बंध श्रृंखला बन नहीं सकती। बंध श्रृंखला बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। पता लगा, यहाँ एल्कीन, यहाँ पे साइक्लोएल्केन वर्ड मत शामिल कर दीजिएगा आप लोग, ये एल्कीन ही है, ये साइक्लोएल्केन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो ये केवल एल्कीन होगा। और यहाँ पे आप बनाएंगे, देखो इसका C3H6 है तो CH3CH3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है और वो ओपन चेन है, समझ लो वहां पे H2 की जरूरत ही नहीं है, वहां पे 0 H2 की जरूरत है, एक भी नहीं। अगर पाई बॉन्ड्स वगैरह आ जाए, जितने पाई बॉन्ड होगा उसको उतना ही H2 चाहिए। कैसे? ताकि उसको जो है ना, आपको कन्वर्ट किस में करना है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप 2 कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, यही बनेगा, यही बनेगा। तो एक तरीके से भाई 2 कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड लगा दोगे तो H यहाँ 3 होंगे और यहाँ भी H कितने होंगे, 3। कुल मिला के 6H, 2 कार्बन 6H। लेकिन आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, H 4 ही है, मतलब एक H2 की जरूरत है, तभी तो 6 होगा। एक H2 की जरूरत है तभी तो 6 होगा। तब यहाँ पे जो है DU 1 होगा, 1, 2 नहीं कह देना है, H2 की बात है, H की नहीं, H2 जोड़ना है। अब यहाँ बात करें तो देखो मैंने बताया ना, ये साइक्लो, ये अगर C3H6 लिखा है तो अभी तक आप प्रोपीन कह रहे थे ना, लेकिन अभी 2 वर्ड चलने चाहिए आपके मन में, प्रोपीन और साइक्लो प्रोपेन दोनों। अगर ब्यूटीन चला तो साइक्लो ब्यूटीन भी चलना चाहिए, पेंटीन चला तो साइक्लो पेंटेन भी चलना चाहिए, हेक्सेन चला तो साइक्लो हेक्सेन भी चलना चाहिए। दोनों का अणुसूत्र एक समान होगा और दोनों के DU भी समान रहेंगे, DU भी समान है। जैसे मतलब भाई वही तो बात है ना, जैसे आप यहाँ करेंगे CH2 होगा, कन्वर्ट किस में करना है कि 3 कार्बन है, तो आपको कन्वर्ट करना जितना भी कार्बन हो सबका सिंगल कर दो, सभी का सिंगल कर दो। तो करने के बाद यहाँ H2, यहाँ 3H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H, तो 3 3 6 2 8। तो 3 कार्बन के साथ में मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, उससे कम ही होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां देख रहे हैं क्या, 3 कार्बन के साथ में कितना है, 6 ही हाइड्रोजन, तो मतलब 2 कम है, 2 का मतलब एक H2 कम है। यहां भी वही हाल होगा ना, यहां भी CH2 रहेगा, CH2 रहेंगे, तो 6 हाइड्रोजन होंगे। तो 3 कार्बन के साथ में मैक्सिमम हो सकते हैं कितने, 8, तो मतलब एक H2 की कमी, तो यही इसका DU हो जाएगा, वही आपने लिखा है। अब यहां बात करें, समझ तो पा रहे हो ना यार, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मैक्सिमम 8H हो सकता है और है भी, तो आप बोलेंगे यहाँ H2 की संख्या में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे H2 की जरूरत ही नहीं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, एक पाई बॉन्ड लगाएंगे भाई, या फिर ये बनाओ, तो इसका भी वही होगा। देखो 4 कार्बन के साथ में मैक्सिमम हो सकते हैं हाइड्रोजन 10, एल्केन वाला है, एल्केन वाला 4 कार्बन के साथ में मैक्सिमम 10 हाइड्रोजन रह सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ कम है, 10 हो सकते हैं, 8 ही है, मतलब एक H2 कम है, तो इसका भी DU 1 होगा।
वही हाल यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखें 3 कार्बन के साथ में मैक्सिमम एच देखिए, अगर एल्केन वाली बात करो यहाँ 8 होगा, तो 4 ही है, मतलब 2 H2 की कमी है, तो यहाँ DU कितना हो जाएगा 2। इसका नियम देखो, फिलहाल तभी आपको बताया जा रहा है, अभी सीधा आपको निकालने का नियम बताएं कि DU कैसे निकालो। तो DU निकालने का तरीका है कि आप पाई बॉन्ड को जोड़ लो, कितने पाई बॉन्ड है 2, तो बोले उसका DU कितना होगा 2। कितना रिंग है 1, तो DU कितना होगा 1। जैसे इसमें रिंग एक ही है, इसका DU 1, पाई बॉन्ड 1 है तो DU भी कितना होगा 1। अगर पाई बॉन्ड और रिंग दोनों है तो दोनों को जोड़ना है। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को जोड़ लो, कितना पाई बॉन्ड है वही उसका DU हो जाएगा। रिंग है तो रिंग जोड़ लो। अगर रिंग में पाई बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड और रिंग दोनों है, पाई बॉन्ड और रिंग दोनों है, तो दोनों की संख्या जोड़ लीजिए, वही उसका क्या होगा DU। DU का मतलब कितना H2 जोड़ना है। समझ पा रहे हैं? लिखो फटाफट। देखो ध्यान से, DU का निर्धारण करने के लिए जो सूत्र है ना, आपको पाई बॉन्ड की संख्या गिन लेनी है, रिंग की संख्या गिन लेनी है, या पाई बॉन्ड रिंग दोनों की संख्या जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखो DU का निर्धारण करने के लिए सूत्र बताया गया है कि जब संरचना दी जाए, यदि आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया हो, तो उसमें देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, या रिंग कितना है, या दोनों कितने हैं, तो वही उसका DU हो जाएगा। यह आसान तरीका है। और एक जब अणुसूत्र दिया हो, तो अणुसूत्र के लिए C+1 कार्बन की संख्या में एक बढ़ा दीजिए, H+X-N/2, जहां C क्या है कार्बन की संख्या, H क्या है हाइड्रोजन की संख्या, X क्या है हैलोजन की संख्या है, हैलोजन की संख्या है, और N क्या है नाइट्रोजन की संख्या है। यदि ऑक्सीजन सल्फर ये सब आए हों तो उनको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, मतलब उनको कुछ नहीं मानते, हाँ उनको ध्यान नहीं दिया जाता है उनके ऊपर, बस। ठीक है, इतना लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूं। देखो देखिए ध्यान से आप लोग, ये DU से जो है संबंधित प्रश्न है। ठीक है, DU क्या है? DU का मतलब है कि किसी भी यौगिक को आपको बदलना हो, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त यौगिक में बदलना है, उसके लिए आपको कितना H2 जोड़ना पड़ेगा, वही उसका DU होगा। जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन जितने भी एल्केन होते हैं उनके लिए DU नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और वहां पे H की संख्या जितनी हो सकती है उतनी होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, DU निकालने का तरीका क्या है? 2 तरीके बताए गए कि जब आपको संरचनाएं दी गई हो और जब आपको अणुसूत्र दिया गया हो। यदि आपको संरचनाएं दी गई हैं, अगर आपको DU निकालना है तो आप क्या करें, उसमें देखें कि रिंग कितने हैं, पाई बॉन्ड कितना है, या दोनों कितना है, वही जोड़ लीजिए आप। या तो रिंग की संख्या या तो पाई बॉन्ड की संख्या, या तो रिंग और पाई बॉन्ड दोनों की संख्या जोड़ लें, वही उसका क्या होगा DU। मतलब उतना H2 अगर आप उसमें जोड़ देंगे तो वो खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक में बदल जाएगा, अपने संगत जितना कार्बन उसमें है उतने ही कार्बन वाले खुली श्रृंखला वाले संतृप्त यौगिक में बदल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपसे DU पूछा जाए, इसमें DU आप देखें कितने भाई, 3 पाई बॉन्ड है, इसका DU कितना होगा 3। यहां देखिए आप, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो DU कितना हो जाएगा 4। यहां बात करें आप, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, इसका भी DU कितना होगा 4 होगा। यहां बात करें पाई बॉन्ड, देखिए 3 और 2 5, और रिंग कितने हैं 2, 7, इसका DU 7 हो जाएगा। इसकी बात करें तो पाई बॉन्ड गिने 3 2 5 2 7, और रिंग 3 है, तो DU 10 हो जाएगा इसका। यहां बात करें आप, 3 एक 4 एक 5, और रिंग कितने हैं 1 2 3 4 5,
तो डी कितना हो जाएगा 10। इधर बात करें आप, यहाँ देखो रिंग 2 है, पाई बॉन्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, हाँ डी कितना आ जाएगा, 2 रिंग है प्लस 4 पाई बॉन्ड, तो 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए आप, रिंग तो है नहीं, ठीक है, रिंग है नहीं, केवल आप पाई बॉन्ड गिने, तो पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, कितना हो जाएगा 8, तो डी 8 हो जाएगा। इधर बात करें, 2 रिंग है और 2 पाई है, डी 4 हो जाएगा। यहां देखिए आप, 2 रिंग 2 पाई, डी 4। यहां बात करें अब, रिंग 2 है और पाई, हाँ पाई 6 है, तो डी 8 हो जाएगा। ये आपका घनाभ है, घनाभ, क्यूबेन इसका नाम है, क्यूबेन प्रिज्मेन, ये थोड़े 2 आईएमपी है। यहाँ रिंग की संख्या 6 होती है, यहाँ रिंग की संख्या 5 होती है, लेकिन जब इसका डी निकालते हैं तो इसका डी 5 निकलता है, उसका डी 4 आता है। इसकी गणना जो है आप रिंग के हिसाब से ना करें, यही थोड़े से 2 एक्सेप्शन आपके सामने हैं, इसको याद भी रखें आप कि क्यूबेन का जो है डी 5 होता है, इसका डी 4 होता है, जिसकी गणना आप अणुसूत्र वाले से कर सकते हैं, जो अणुसूत्र भी दिया गया इसका ना, अणुसूत्र के हिसाब से कर सकते हैं। इसका डी 5, इसका डी 4, इसकी गणना आप किसके हिसाब से कर सकते हैं, अणुसूत्र के हिसाब से। अब देखो अणुसूत्र के हिसाब से अगर आपको करना हो डी निकालना हो डी, तो अणुसूत्र निकालने के लिए फार्मूला है ना, अणुसूत्र के हिसाब से डी निकालने का फार्मूला है, आपने लिखा था C+1, फिर क्या लिखा था H + x - n/2, यही करना है, यही डी निकालेंगे आप। अब अच्छा देखो क्या है कि मतलब जितना कार्बन हो उसकी संख्या में एक जोड़ देना है, फिर -H और x जानते हैं, हाइड्रोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या, इन सबको जोड़ लेना है, और नाइट्रोजन की संख्या जो है उसको घटा लेना है, और ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, देखना ही नहीं, गिनना नहीं। एक आप यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो मोनोवैलेंट होते हैं, जिसकी संयोजकता 1 होती है, एक संयोजी तत्व जोड़े जाते हैं, एक संयोजी तत्व क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, और 3 संयोजी तत्व घटाए जाते हैं। एक संयोजी जितना, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है सामान्य केस में, तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है उन सबको जोड़ लिया जाता है, और जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको घटा लिया जाता है, घटाए जाते हैं, और जिनकी संयोजकता 2 होती है, 2 संयोजित तत्व या द्विसंयोजित तत्व, क्या किए जाते हैं भाई, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब क्या कर सकते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नेग्लेक्ट किए जाते हैं। तो ध्यान दें, उस हिसाब से अगर आप इसका निकालेंगे ना, मान लीजिए निकाल ही रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखो H है, x है नहीं, तो अगर उस हिसाब से इसका निकालना है कि डी 5 कैसे आएगा, तो कार्बन की संख्या 8 है, 9 कर लीजिए डी निकालने के लिए। H कितना है, 8 है ना? 9 - 8, H है नहीं ना, बाई 2 कितना आएगा, 9 - 4, आंसर कितना आ जाएगा, डी 5 निकाल लेंगे आप। और उसका निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 1 7, और H कितना है, बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 - 3, तो थोड़ा सा फार्मूला आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, बाकी ये सब तो आसान है, टफ है नहीं ना, लिख ले फटाफट। अच्छा देखा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, आपको दिया है अणुसूत्र, उसके हिसाब से डी निकालना है, तो अणुसूत्र के हिसाब से
अगर आप डी यू निकालेंगे अनुसूत्र के हिसाब से तो यहाँ क्या होगा, इसका डी यू निकालें आप, कार्बन की संख्या में बढ़ा के 7 कर लीजिए आप, और एच की संख्या है 6/2 हो जाएगा। इसका क्या आएगा 4-3, क्या यही है, अरे 7-3, ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर इसके डी यू की बात करें, ये हेलोजन है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डी यू कैसे निकालेंगे आप, तो कार्बन 7 कर लीजिए और 6-6-12 2, क्या आएगा 7-6, इसका डी यू 1 होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये सूत्र है गैमेक्सीन का, है सूत्र है गैमेक्सीन। ठीक है, एक पाउडर होता है, और इसका निकालें आप, इसका देखो क्या है, डी यू निकालेंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ा के 7 कर लीजिए, इसके बाद एच की संख्या और Cl जोड़ लो, एन को घटाना है, ओ को नहीं देखना है, तो क्या होगा 4-1-5, इसको लिख लो ब्रैकेट में, इसके बाद एन को इसी में से घटा देना है, एन 1 है बटा 2, तो क्या आएगा 7, ये -4 होगा, 4/2, वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आंसर कितने आएंगे 5, इसका डी यू 5 आएगा। इसकी बात करें, ये फिनॉल है, ठीक है, इसका निकालें डी यू, 7 कर लीजिए, एच की संख्या कितनी है 6, ओ को देखना नहीं है, कितना आएगा 7-3, 4 आ जाएगा आंसर। उसकी बात करें, इसमें निकालेंगे कार्बन कितना है 2-1-3, डी यू निकालें आप, 3 -H 5 है, 5/2, तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसका निकालेंगे, कितना आएगा 2.5 आएगा ना, नहीं कितना आएगा 3 - 2.5, यही होगा, इसका क्या आएगा 0.5, इसका डी 0.5 फ्रैक्शनल है, भिन्नात्मक है। ये इसका देखिए आप, इसका निकालें डी यू, इसका क्या होगा 6-1-7, एच कितना है 5, ओ को देखना नहीं है, तो क्या आएगा इसका 7 - 2.5, ये कितना आएगा पता है कि नहीं, ये आएगा 4.5, 4.5। तो देखिए ध्यान से, बस यही समझो, ये ना सामान्य केस में जो है डी यू भिन्नात्मक नहीं आता है, लेकिन अगर डी यू भिन्नात्मक आता है तो समझ लीजिए ये लवण है, साल्ट है, लवण के लिए जो है डी यू भिन्नात्मक आता है। आप लिख सकते हैं कि लवण के लिए डी यू क्या आता है, भिन्नात्मक आता है। ठीक है, देखिए फटाफट, देखिए ध्यान से, ये हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का 3D सूत्र, मतलब अगर कार्बनिक यौगिकों की संरचना को 3D में दिखाया जाए, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमी में दिखाया जाए। ठीक है, तो अगर कार्बनिक यौगिकों के 3D स्ट्रक्चर दिखाई जाए, उसमें जो है, ठीक है, मतलब मान लो एग्जांपल हमने मेथिन ले लिया है, चलो मेथिन लिया है, जैसे मान लीजिए मेथिन का हम 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो उसमें CH4 में 4 CH बॉन्ड है, जिसमें से 2 CH बॉन्ड, और मान लीजिए पेपर पे बना रहे, कोई कागज ले लिया गया उस पर बना रहे हैं, कोई कागज इस प्रकार से ले लिया गया है, उसी पे मान लो स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही है, इस प्रकार से आपका कागज है, इस प्रकार से इस पे स्ट्रक्चर्स को बनाई जा रही है, तो ये जो दोनों बॉन्ड्स होंगे वो मतलब इसी प्लेन पे ही रहेंगे, इसी कागज पे ही इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से अरेंज रहेंगे। ठीक है, इसी पर इस प्रकार से कागज पे रहेंगे। बाकी जो ये दोनों बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड्स जो है तल के ऊपर रहेगा, दर्शक की ओर रहेगा, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं, एक बॉन्ड दर्शक की ओर रहेगा और एक बॉन्ड दर्शक से क्या रहेगा, दूर रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा। एक बॉन्ड दर्शक की तरफ रहेगा जो देख रहा है, और एक बॉन्ड दर्शक से दूर रहेगा। इन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों बॉन्ड जो है एक ही कागज तल पर है, एक ही तल में है, और इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस है। इसमें से एक बॉन्ड जो है दर्शक की ओर है, ये असमतल में बॉन्ड है,
एक ही समतल में नहीं है, एक ही तल में नहीं है। एक बॉन्ड दर्शक की ओर, एक बॉन्ड दर्शक से दूर। जो दर्शक की ओर बॉन्ड है उसको ठोस रेखा से दिखाते हैं, और जो दर्शक से दूर है उसको दिखाते हैं बेस, मतलब डैश रेखा, टूटी रेखा बोल सकते हैं। डैश रेखा का हो चाहे टूटी रेखा बोल, ठीक है। तो ये बताया कि दर्शक से जो दूर रहेगा उसको डैश रेखा से दिखाना है, जो दर्शक की ओर रहेगा उसको ठोस रेखा से दिखाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेज रेखा, इसको डैश रेखा बोलते हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ठोस वेज सूत्र, डैश वेज सूत्र, डैश वेज सूत्र। देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है उसको आप पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। तो कार्बनिक यौगिकों को दो प्रकार से बांटा गया है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या इसको अचक्री कहा जाता है। जब बंद श्रृंखला ना रहे तो अचक्री होगा, या इसी को कहते हैं विवृत। विवृत का मतलब वही बंद श्रृंखला ना हो, वी का मतलब वही बंद श्रृंखला न हो, वी का मतलब रहित होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं खुली श्रृंखला वाले, या अचक्रीय, या विवृत यौगिक, या इसी का एक और नाम है एलिफैटिक यौगिक। बंद श्रृंखला कुल मिला के न रहे बस। अब इसको दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच सभी क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, बहुत सारे कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, ये संतृप्त है। और असंतृप्त कब क्या होगा? असंतृप्त कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। संतृप्त केस में आप एल्कीन पढ़ देते हैं सामान्य केस में, और असंतृप्त के केस में एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं आप। एल्कीन का सूत्र जानते हैं, एल्काइन का सूत्र जानते हैं, बस थोड़ा जानते रहो बस। इसके बाद अगला क्या है? बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय, या इसका एक और नाम हो सकता है संवृत, मतलब वृत्त जब हो, संवृत यौगिक। वहां लिखा था विवृत, वी मतलब ना रहे, संवृत का मतलब वृत्त सहित, विवृत का मतलब वृत्त रहित, ऐसा वर्ड होता है, ठीक है। तो इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। जो भी देखो एलिसाइक्लिक, उन सभी यौगिकों को एलिसाइक्लिक कहा जाएगा जो साइक्लिक तो हैं लेकिन एरोमेटिक ना है, नहीं हो। जो भी यौगिक साइक्लिक हो, चक्रीय हो, लेकिन एरोमेटिक ना हो, उन्हें सब, उन सभी को क्या कहा जाएगा? एलिसाइक्लिक। अब यही आपको जानना है कि कौन चक्रीय है और एरोमेटिक नहीं है, कौन चक्रीय है और एरोमेटिक है। कभी भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक एरोमेटिक नहीं होंगे, ये जान लिया। हमेशा बंद श्रृंखला वाले ही, बंद श्रृंखला वाले यौगिक ही एरोमेटिक रहेंगे, ठीक है। और वहां भी एरोमेटिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। बंद श्रृंखला के जो यौगिक एरोमेटिक होंगे वो तो एरोमेटिक हैं, पहचानने का तरीका मैं आपको पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक कैसे पहचाने आप। और जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक एरोमेटिक नहीं है उन्हें सब क्या कहेंगे आप? एलिसाइक्लिक यौगिक। इनको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, समचक्री, विषमचक्री। समचक्री का मतलब वही है कि जब बंद श्रृंखला में कार्बन कार्बन है, कार्बन के साथ H तो रहबे करता है, बात अलग है, कार्बन के साथ H रहेगा। लेकिन जब बंद श्रृंखला में जैसे कार्बन कार्बन केवल है, ऐसे मान लीजिए बन जाए, तो ये आपका समचक्री होगा। अब मान लो बंद श्रृंखला में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। भी मैं इसका एग्जांपल्स वगैरह सब दूंगा आपको, घबराए नहीं आप। इसके बाद एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या है, उस कौन कहे, किसे कहेंगे आप, वही सब मुझे बताना है। एरोमेटिक यौगिक पहचानने के नियम बताने हैं। हाँ, ये जान लो कि एरोमेटिक भी दो प्रकार से आप पढ़ेंगे, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। समचक्री में दो पढ़ेंगे, एक बेंजीनाइड और दूसरा नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड का मतलब जब बेंजीन रिंग हो। बेंजीन जानते हो ना लोग, आप लोग बेंजीन जानते हैं कि जब यौगिकों में बेंजीन रिंग ऐसा पाया जाए तो उसे आप बोल देंगे बेंजीनॉइड है, या आप ऐसा बना सकते हैं, ये भी बेंजीन है। बेंजीन की ज्यादा अच्छी स्ट्रक्चर ये है, सेकेंड वाली, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर ऐसे बनाए तो भी बेंजीन है। तो जब बेंजीन रिंग होगा तो आप उसे बेंजीनॉइड कहेंगे,
और अगर बेंजीन रिंग नहीं रहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। मैं इन सभी की फिलहाल आप लिख लें, इन सब की बारी बारी से चर्चाएं मैं करूंगा, ठीक है। और चर्चा तो मैं अगले वीडियो में ही करूंगा, इस वीडियो में आप इसको पढ़ के बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। बाकी स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल वगैरह दे के आपको बेहतर तरीके से समझाए जाएंगे। मेन यहाँ तो ये फंडा है एरोमेटिक। भाई बंद श्रृंखला में जो एरोमेटिक नहीं होगा वही रिसाइक्लिक होगा, तुमको यही पहचानना है कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक होगा, यही पहचानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, इसके बारे में इतना ही पढ़ें। बाकी की जो चर्चाएं होंगी ना वो अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है, लिख लो।